हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आज मैं आपके बड़े ही कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, उनका मैं आंसर करूंगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन हमें कब लेना चाहिए, कौन सी एज, कौन सी ग्रेड स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा रहती है कि जिसमें हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बताना चाहूँगा कि वैसे जनरली हम आफ्टर 25 ईयर के बाद हेयर ट्रांसप्लांट करना प्रेफर करते हैं, पर स्टिल कोई है जिसको 18 से 25 में भी बड़ा ही हेयर लॉस हो गया है, उसकी ग्रेड 3-4 से ज़्यादा हो गई है, तो उसकी भी इस एगोनी को रोकने के लिए हमें ट्रांसप्लांट पहले भी करना पड़ता है और जिसका मेडिसिन का उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब भी ग्रेड 2-3 है, यदि 25 साल से कम है तो हमें मेडिसिन लेके ट्राई करना है कि वो रुक जाए, जो कि मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, पीआरपी वगैरह, मेसोथेरेपी वगैरह हो सकते हैं। यदि वो नहीं रुकता है और ग्रेड हायर साइड में चले ही जा रहा है तो हमें ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। और यदि 25 से ऊपर है, उसका इवन ग्रेड 2-3 जो भी है और वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है और स्टिल उसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस हो रहा है या वो चीज़ें बेटर नहीं कर पा रहा है, तो हम उस केस में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बेस्ट एज आफ्टर 25 ईयर और ग्रेड आफ्टर 3 to 4। हमारा दूसरा एक क्वेश्चन है जो बहुत से पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरते हैं या वो भी जाते हैं, या परमानेंट का मतलब ये है कि उनका बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो देखो, मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोनर डोमिनेंस, जिसका मतलब ये है कि जहाँ से हम अपने ग्राफ्ट उठाते हैं डोनर एरिया से, वो ग्राफ्ट इवन जिस एरिया में हम लगाएंगे वहाँ आके भी वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो डोनर एरिया में करते हैं। मतलब उन बालों में डीएसटी रिसेप्टर नहीं है जो डोनर एरिया में, तो यहाँ पे आके ग्रो होने के बाद भी उनमें डीएसटी रिसेप्टर नहीं होगा, इसलिए वो परमानेंट हेयर हम बोलते हैं। लेकिन स्टिल उनमें से कुछ हेयर पतले हो सकते हैं डीएसटी के इफेक्ट से, कुछ हेयर में डीएसटी रिसेप्टर भी डेवलप हो सकता है। तो ज़्यादातर ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट हैं, वो जाएंगे तो भी वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी शेड ही नहीं होंगे, शेड होंगे पर वापस आ जाएंगे और वो मोटे भी रहेंगे। लेकिन कुछ हेयर उसमें से जा भी सकते हैं और वो पतले भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है सब में फॉलो नहीं होता। और तीसरा क्वेश्चन, मुझे लगता है कि हर पेशेंट ये क्वेश्चन पूछता ही होगा या उसके दिमाग में आता ही रहता होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद हमें मेडिसिन कब तक कंटिन्यू रखनी है, हमें मेडिसिन लेनी भी है या नहीं लेनी है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल नहीं है, मैं सीधे स्ट्रेट वर्ड्स में नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद यदि आपकी हायर ग्रेड है, आपके बाल जा रहे हैं स्टिल, तो उन्हें रोकना ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केस में जो भी हमारी मेडिकेशन है अकॉर्डिंग टू ग्रेड हम सोच सकते हैं कि आपको कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी आप एलर्जिक नहीं है, कौन सी इफेक्टिव है, तो ये डिसीजन डॉक्टर का रहता है। तो जनरली जो भी मेडिकेशन जैसे मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन या पीआरपी वगैरह ट्रांसप्लांट के बाद कम से कम 4-5 साल तो लेनी है। आप उनकी डोज कम करके देख सकते हैं। यदि आपको वो कम करने से हेयर लॉस फिर से बढ़ जाता है, बाल्डनेस फिर से बढ़ने लगती है, तो आपको वो थियोरेटिकली लाइफ टाइम लेनी होंगी। यदि चीज़ें स्टेबल रहती हैं तो हम शायद बंद भी कर पाते हैं, या कुछ ना कुछ मेडिकेशन हो सकता है कि एक टाइम के बाद इफेक्टिव ना रहे तो उसे लेने का भी फ़ायदा नहीं होता। तो जो हमें अल्टरनेटिव मेडिकेशन है उन पे हमें शिफ्ट होना पड़ जाता है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक कैसे फाइंड आउट करें, कि वो डॉक्टर अच्छा करता है, वो एक्सपीरियंस है, कैसे हमें पता लगे। आजकल मार्केटिंग के टाइम में हर किसी ने अपना क्लिनिक ऐसा कर लिया है कि जैसे वो हज़ारों सर्जरीज कर चुके हैं, से उसने ओपन किया हो 10 दिन पहले। दूसरा, गूगल रिव्यूज़ भी आजकल नकली दिए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि क्लिनिक कितने टाइम से ऑपरेटेड है, वहाँ पेशेंट कितने आते हैं या नहीं आते हैं। सिर्फ आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ यूट्यूबर्स या ये जो भी हैं, इनकी बातों में आके तुरंत किसी भी क्लिनिक में ना चले जाएं, बल्कि अच्छे से 2-4 क्लिनिक आप देखिए, उसमें जाके आप डॉक्टर से मिलिए, पता कीजिए वो डॉक्टर जेन्युइनली है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछिए, उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए कि उसने सर्जरी की हैं, जो पेशेंट उन्होंने ऑपरेट किए हैं, क्लिनिक में मल्टीपल टाइम विजिट करके आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। जहाँ बिल्कुल सर्जरियाँ ना के बराबर होती हैं, कभी कभी कोई बाई चांस उनके पास पेशेंट फंस जाता है, या इन्फ्लुएंसर्स या जो यूट्यूबर्स बड़ा पुश करते हैं, उसमें पहले समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपको पुश कर रहा है तो उसमें उसका अपना फ़ायदा भी हो सकता है, तो ये भी देखिए आप समझने को। और डॉक्टर की डिग्री देखना बड़ा ज़रूरी है कि आप ईज़िली वेबसाइट पे, एमसीआई की वेबसाइट पे या जो भी मेडिकल काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होता है, आप डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लग के फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने कब अपनी डिग्री ली है, कहाँ से ली है, वो डिग्री सच में ओरिजिनल है कि नहीं है। यदि ऐसा कुछ है तो ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी है।
तो डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन या सर्जन ही सर्जरी कर सकते हैं, बाकी लोग सर्जरी करने के लिए नहीं हैं। आइडली वो सर्जरी करते हैं तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है सस्ते में आपकी सर्जरी हो जाए, आपके रिजल्ट भी आ जाएं, या बहुत से इन्फ्लुएंसर भेज रहे हैं आजकल तो ऐसे भी हैं, सर्जरी भी उनमें टेक्नीशियन या बाकी लोग ही कर रहे हैं, डेंटिस्ट और ये सब सारी, और जो रिजल्ट आते हैं या कुछ भी आते हैं वो बड़े अच्छे से वो प्रेजेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा क्लिनिक है क्योंकि बहुत सी सेलिब्रिटी ने करा है। तो इस केस में आप समझिए कि कौन सर्जरी परफॉर्म करता है, वो क्या पार्ट प्ले करेगा, उसको कितना एक्सपीरियंस है, और ये होना ही चाहिए आपको, तो सबसे ज़रूरी है। और उसकी हाइजीन देखिए कैसा रहता है, और पेशेंट्स कैसा क्या जो वहाँ पे सर्जरी करवा चुके हैं वो क्या सोचते हैं उस क्लिनिक के बारे में। तो मुझे लगता है ये चीज़ें काफ़ी हैं उसको देखने के लिए, समझने के लिए। सिर्फ आप मार्केटिंग पे, उनकी वेबसाइट्स पे, उनके रिव्यूज़ पे ही मत जाइए।